हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो देखिए, आज हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही आपका एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है पी ब्लॉक, जिसकी दो फैमिली होती है आपकी, बोरोन और कार्बन फैमिली। वो ऑलरेडी हम 11वीं क्लास में कंप्लीट कर चुके होते हैं। ठीक है, तो आज हम इसकी जो बाकी जो जितनी भी आपकी फैमिलीज बची हुई है, ठीक है ना, वो इस पी ब्लॉक में पढ़ेंगे। ठीक है ना। और इसमें सबसे पहले जो आता है आपका, वो आता है नाइट्रोजन फैमिली। ठीक है ना। हम स्टार्ट करेंगे नाइट्रोजन फैमिली से। ठीक है ना। इम्पोर्टेंट चैप्टर है, आपको ध्यान लगा के पढ़ना है। ठीक है, देखिए हम स्टार्ट करते हैं विथ नाइट्रोजन फैमिली से। ठीक है, नाइट्रोजन फैमिली में कितने मेंबर होते हैं या फिर कौन कौन से होते हैं, आई थिंक आप लोगों को पता होगा। ठीक है, नाइट्रोजन फैमिली, अगर नाइट्रोजन फैमिली की बात करें तो नाइट्रोजन फैमिली में आपके नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। ठीक है ना, ये 5 एलिमेंट्स आते हैं। ठीक है, अगर इनकी बात की जाए तो। ठीक है, अब अगर हम बात करें इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के, ठीक है ना, इनकी अगर हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, ये होता है आपका ग्रुप 15। ठीक है, ग्रुप 15 होता है। इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है आपका 2s2, या फिर NH2 की फॉर्म में लिखे तो NH2 NP3। ये इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। ये आपका सेकंड ग्रुप का है नाइट्रोजन, तो इसका होगा 2s2 2p3। फॉस्फोरस का 3s2 3p3, 4s2 4p3, 5s2 5p3, देन 6s2 एंड 6p3। ठीक है, ये इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें इनकी एटॉमिक साइज़ की, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम बात करते हैं। ठीक है ना, तो अगर हम बात करें इनकी एटॉमिक साइज़ के बारे में, ठीक है, एटॉमिक साइज़ की अगर हम बात करें तो आई थिंक आप लोगों को पता ही होगा कि एटॉमिक साइज़ जो होती है, टॉप टू बॉटम जाने पे आपकी साइज़ क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ठीक है ना, टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीजेस। ठीक है, वहीं अगर हम आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करें, आयोनाइजेशन एनर्जी की अगर हम बात करें तो क्या होगा, टॉप टू बॉटम जाने पर आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें, ये जो दो आपके मेंबर्स होते हैं ये नॉन मेटल्स होते हैं। ठीक है ना, नॉन मेटल्स, ये होता है आपका मेटलोइड्स, और ये होता है आपका मेटल। ठीक है ना, ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इनके अलावा इनका जो मेल्टिंग पॉइंट का जो ऑर्डर होता है, ये एक इम्पोर्टेंट ऑर्डर होता है जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, टॉप टू बॉटम जाने पे आर्सेनिक तक तो इंक्रीज होता है, लेकिन आर्सेनिक के बाद डिक्रीज होता है। रीज़न क्या है, रीज़न है आपका इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है, उसमें क्या होता है, ये जो आपके दो इलेक्ट्रॉन होते हैं इनसाइड वाले, ठीक है, एस वाले, एस ऑर्बिटल वाले, ये दो इलेक्ट्रॉन आपके मेटेलिक बॉन्डिंग की प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, इसलिए इनके 3 बॉन्ड ही बनते हैं, जबकि बाकी में सब में इनकी जो अगर हम वैलेंसी देखें, वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5 हैं। ठीक है, तो सब 5 बॉन्ड बनाते हैं, लेकिन आपके डाउन द ग्रुप वाले एलिमेंट्स केवल 3 बॉन्ड ही बना पाते हैं। इसलिए इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, डिक्रीज होने लग जाता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दिस ग्रुप फ्रॉम नाइट्रोजन टू आर्सेनिक, फ्रॉम नाइट्रोजन टू आर्सेनिक increases and then from arsenic to bismuth and then decreases till bismuth। ठीक है, बिस्मथ तक आपके डिक्रीज होता रहता है। रीज़न क्या है, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट only 3 bonds
are participate in metallic bonding in below elements। ये कौन कौन से आपके एलिमेंट्स हैं? एंटीमनी एंड बिस्मथ, ठीक है ना, एंटीमनी एंड बिस्मथ। वैसे बिस्मथ में आपका इनर्ट इफेक्ट लगता है, ठीक है, लेकिन इसकी जो टेंडेंसी होती है आपकी, एंटीमनी में तो आपका इनर्ट पेयर इफेक्ट नहीं लगता है, बट जो टेंडेंसी होती है इनर्ट पेयर की, वो ऊपर से नीचे जाने पर क्या होती है, इंक्रीज होती रहती है। तो यहाँ पे आपका वो इफेक्ट आना स्टार्ट हो जाता है एंटीमनी के पास, ठीक है, और फिर बिस्मथ में तो आपका कंप्लीट इफेक्ट आ जाता है। इसलिए आपका एंटीमनी और बिस्मथ दोनों में आपका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, डिक्रीज होता है, ठीक है ना। तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। इसके अलावा इनके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट जनरल, ठीक है, अगर हम वो बात करें जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट ये होती है +5, ठीक है, लेकिन इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से ये +3 भी शो करते हैं, ठीक है। और 5 इलेक्ट्रॉन तो है ही वैलेंस शेल में, 3 इलेक्ट्रॉन और एक्स्ट्रा लेके ये आपका अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सकते हैं। इसका मतलब -3 भी इसकी क्या होगी, ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, ठीक है, ये हो गई। इसके बाद अगर इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम बात करें, क्या ये जनरल प्रॉपर्टीज़ होती है, ठीक है ना। इनकी मल्टीपल बॉन्ड बनाने की भी टेंडेंसी होती है, जैसे नाइट्रोजन और नाइट्रोजन है, ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, ठीक है, लेकिन फास्फोरस, आर्सेनिक और नीचे वाले जो आपके एलिमेंट्स होते हैं वो मल्टीपल बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करते हैं। रीज़न क्या है, नाइट्रोजन में आपके पी पाई बॉन्डिंग होती है, ठीक है, पी पाई बॉन्डिंग होती है। इस वजह से क्या है, नाइट्रोजन का साइज छोटा है तो 2p और 2p और 2p ऑर्बिटल, ठीक है, दोनों में जो ओवरलैपिंग होती है वो एकदम अच्छे तरीके से होती है। लेकिन जैसे आप डाउन द ग्रुप जाते हो, साइज क्या होती है, एटम की इंक्रीज होती है। इससे क्या होता है, इससे जो ओवरलैपिंग का एक्सटेंट होता है वो डिक्रीज होता रहता है, ठीक है, इसलिए उनकी मल्टीपल बॉन्ड बनाने की वो जो टेंडेंसी होती है वो नहीं हो पाती है, ठीक है ना। तो हम लिख सकते हैं, इसमें आप पॉइंट डाल के लिख सकते हो मल्टीपल बॉन्डिंग। इसमें आप लिख सकते हो नाइट्रोजन और N2 हैज द टेंडेंसी टू फॉर्म N ट्रिपल बॉन्ड एंड मल्टीपल बॉन्ड ड्यू टू effective overlapping of 2p pi orbitals, ठीक है। whereas for other elements as the size increases on moving down the group, the tendency to form p pi bonding decreases and there will be less effective overlapping, ठीक है। इस वजह से वो आपके पी पाई बॉन्ड फॉर्म नहीं कर पाते हैं, ठीक है। जबकि वो क्या करते हैं, आपके सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, मतलब टेट्रा मोलिक्यूल बनाते हैं, ठीक है ना, टेट्रा एटॉमिक मोलिक्यूल, ठीक है। इसको एक बार आप नोट कीजिए, फिर मैं आपको P4 जो होती हैं AS4 SB4 ये कैसे बनते हैं वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ना। एक बार आप इसे नोट कीजिए, ठीक है। ओके, देखिए ये जो आपके मॉलिक्यूल्स होते हैं ये क्या करते हैं,
इनकी जो टेंडेंसी होती है मल्टीपल बॉन्ड बनाने की तो नहीं होती है, बट सिंगल बॉन्ड बनाने की होती है, ठीक है ना। या फिर आपके 4 एटम एक साथ मिलके बॉन्ड अपना कंपाउंड मॉलिक्यूल बनाते हैं, ठीक है ना। इसी के आगे लिखिएगा आप पी पाई बॉन्डिंग डिक्रीजेज एंड देयर विल बी लेस इफेक्टिव ओवरलैपिंग। these elements form tetraatomic molecule with single bond। जैसे आपका फॉस्फोरस है, ये आपको P4 यूनिट में मिलेगा, ठीक है। AS4 ये भी 4 यूनिट में आपको मिलेगा, Sb4 भी बनता है, ठीक है ना। तो ये आपके इनके सिंगल बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी होती है, ठीक है ना। और टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल ये बनाते हैं, ठीक है ना। और इसी अगर हम स्ट्रक्चर देखें फॉस्फोरस का, तो स्ट्रक्चर आप देख सकते हो, इसका स्ट्रक्चर लाइक दिस होता है, ठीक है ना। 4 आपके इस तरह से आपके फॉस्फोरस की एक यूनिट बनती है, P4 का ये स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और हर एक फॉस्फोरस के पास क्या होता है, आपका एक लोन पेयर अवेलेबल होता है, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखनी, स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट होती है। इसके अलावा फॉस्फोरस की जो टेंडेंसी होती है ना सिंगल बॉन्ड बनाने की, इसी वजह से इसकी अपने ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें से सबसे ज़्यादा केटिनेशन टेंडेंसी होती है, ठीक है। केटिनेशन टेंडेंसी मतलब इनके जो आपके मॉलिक्यूल्स बनते हैं चेन फॉर्म में बनते हैं, ठीक है ना, एक के बाद एक कंटिन्यूस फॉर्म में बनते रहते हैं, ठीक है ना। तो उस टेंडेंसी को हम क्या बोलते हैं, केटिनेशन टेंडेंसी बोलते हैं, ठीक है ना। मतलब लंबे लंबे आपके मॉलिक्यूल्स फॉर्म ये कर सकता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि एकदम स्मॉल मॉलिक्यूल्स, इनके चेन फॉर्म में चलते रहते हैं मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ड्यू टू द टेंडेंसी to form single bond phosphorus has the highest catenation tendency in group। जैसे कार्बन की होती है, कार्बन की भी हाईएस्ट केटिनेशन टेंडेंसी होती है। कार्बन के आप मॉलिक्यूल्स बना सकते हो, बहुत लंबे लंबे मॉलिक्यूल्स, मतलब बहुत ज़्यादा नंबर्स ऑफ कार्बन जिसमें अटैच हो, वो आप मॉलिक्यूल्स बना सकते हो। जैसे पूरी की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है आपकी कार्बन से ही बनी हुई है, ठीक है ना। तो उनकी जो इसी टेंडेंसी मतलब नंबर ऑफ जिनमें एटम्स बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है ना, तो वो जो टेंडेंसी होती है उसे हम बोलते हैं केटिनेशन टेंडेंसी। वो आपके फॉस्फोरस में ही सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है, हाईएस्ट टेंडेंसी इन ग्रुप, ठीक है। इसके अलावा आपको पता होगा कि आपका हमने पी ब्लॉक में पहले भी पढ़ा था कि आपका जो फर्स्ट हर एक ग्रुप का फर्स्ट एलिमेंट होता है वो डिफरेंट बिहेवियर शो करता है, ठीक है ना, जिसे हम क्या बोलते हैं, एनोमलस बिहेवियर, ठीक है। सेम हियर यहाँ पे भी आपका जो नाइट्रोजन होता है ये एनोमलस बिहेवियर शो करता है, ठीक है। एनोमलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। रीजन क्या है, जो मैंने पहले ही बताए थे वही सेम रीजन है। क्या रीजन है, एक तो स्मॉल साइज, हाई आयनाइजेशन एनर्जी और अब्सेंस ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल, ठीक है। तो आप लिख सकते हो नाइट्रोजन shows anomalous behavior in group due to फर्स्ट क्या आपका स्मॉल साइज, हाई आयोनाइजेशन एनर्जी और नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल।
वैकेंट डी ऑर्बिटल, इनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होते, ठीक है। इसीलिए आपका PCl5 फॉर्म होता है बट NCl5 फॉर्म नहीं होता है, ठीक है ना। आप इसमें लिख भी सकते हो रीजन, आई एम श्योर आपको याद होगा, फिर भी मैं आपको लिखवा देता हूँ क्वेश्चन की फॉर्म में। PCl5 जो होता है वो बनता है बट NCl5 फॉर्म नहीं होता है। PCl5 इज फॉर्म बट NCl5 इज नॉट फॉर्म। इसका रीजन क्या आएगा, अगर हम सॉल्यूशन लिखें, रीजन क्या आएगा आपका, ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल, ठीक है ना। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसे नोट कीजिए। फिर हम इसके हाइड्राइड्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन फैमिली के कौन कौन से हाइड्राइड्स होते हैं, उनकी क्या टेंडेंसी होती है, ठीक है ना। एक बार आप इसे नोट कीजिए। ओके, तो देखिए अब हम पढ़ते हैं आपके हाइड्राइड्स के बारे में, ठीक है। ग्रुप 15 के हाइड्राइड्स। हाइड्राइड्स, ठीक है। हाइड्राइड्स की बात करें तो हाइड्राइड्स कौन कौन से होते हैं, NH3, PS3, ASH3, SBH3, देन BAH3। क्या क्या नाम होते हैं इनके, सबके पास लोन पेयर अवेलेबल होता है, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन की हम बात करते हैं, पहले हम नाम देख लेते हैं। इसका क्या नाम होता है, अमोनिया, ठीक है। इसका फोस्पीन, ठीक है। इसका आर्सीन, ठीक है। इसका स्टीबीन, STIBEN, स्टीबीन, ठीक है। और इसका बिस्मथीन, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। आर्सिन, स्टीबिन और बिस्मथीन, ठीक है। देखिए नाम तो उतने खास इंपॉर्टेंट नहीं है। हाइब्रिडाइजेशन की हम बात करते हैं। अमोनिया का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3, बाकी का sp3 रॉन्ग, इनमें कोई भी हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है, ठीक है। ड्रेगोस रूल केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ते हैं हम, ठीक है ना। ड्रेगोस रूल क्या कहता है कि आपके थर्ड पीरियड के बाद के जितने भी आपके एलिमेंट्स होते हैं नीचे वाले पी ब्लॉक में, अक्सर उनमें आपका कोई भी हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है, ठीक है ना। जैसे PS3, ASH3, SBH3 और BAH3, इनमें कोई भी हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है, ठीक है ना। प्रैक्टिकल प्रूफ है ये, ठीक है। इसलिए इनके जो बॉन्ड एंगल होते हैं वो भी आपके सेम रहते हैं। अगर हम बात करें हाइब्रिडाइजेशन की तो क्या होता है, नो हाइब्रिडाइजेशन, क्या है आपका, नो हाइब्रिडाइजेशन, कोई भी इनमें हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है, ठीक है। रूल क्या आपका, ड्रेगोस रूल। ड्रेगो एक साइंटिस्ट था जिसने एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये पता किया था कि इनमें कौन कौन से हाइब्रिडाइजेशन होते हैं, इनके क्या क्या बॉन्ड एंगल होते हैं। उसके बाद उसने रूल दिया था कि इनमें आपका कोई भी हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है शो, ठीक है। और इनके बॉन्ड एंगल सेम होते हैं। अगर हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है तो आपके बॉन्ड कैसे फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो आपके जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है वो प्योर p ऑर्बिटल से होता है, प्योर p ऑर्बिटल से, ठीक है ना। कोई हाइब्रिडेशन नहीं होता है। बॉन्डिंग अकर्स फ्रॉम प्योर p ऑर्बिटल्स, और p ऑर्बिटल्स होते हैं आपके 90 डिग्री में, px एक होता है, px एक py और एक pz डायरेक्शन में, ठीक है ना।
तीनों एक दूसरे के अपोजिट रहते हैं, मतलब 90 डिग्री एंगल पे रहते हैं। तो बॉन्ड एंगल कितना होता है आपका 90 डिग्री, इसलिए इन चारों का जो बॉन्ड एंगल होता है वो लगभग 90 डिग्री होता है, ठीक है ना। अगर हम अमोनिया के बॉन्ड एंगल की बात करें, ये होता है अराउंड 107 डिग्री के आसपास, ठीक है। वहीं pH3 की बात करें तो ये 92 डिग्री के आसपास होता है, ठीक है। आर्सिन का होता है आपका 91.8 डिग्री। एंटीमनी जो आपका एस्टिबीन है, ठीक है, इसका लगभग 91 के आसपास ही होता है, ठीक है। और ये आपका 90.8 डिग्री के आसपास होता है, ठीक है ना। लगभग सबके 90 डिग्री के एंगल के आसपास ही होते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा बाकी ग्रुप्स में टॉप टू बॉटम जाने पे आपके बॉन्ड एंगल इंक्रीज होता है, पर इसमें क्या हो रहा है, आपका बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। तो ये इतने बॉन्ड एंगल के बारे में पूछेगा नहीं आपको, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, याद नहीं रखना है, बस ऑर्डर आपको याद रखना है, ठीक है। ऑर्डर क्या रहेगा आपके बॉन्ड एंगल का, अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा NH3, then PH3, then ASH3, SBH3 एंड BiH3, ठीक है ना। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। बॉन्ड एंगल वैल्यू नहीं याद रखनी है, पर ऑर्डर आपको याद रखना है। एक और चीज़ जो आपको याद रखनी की केवल NH3 में sp3 हाइब्रिडेशन होता है, बाकी में किसी में भी आपका कोई भी हाइब्रिडेशन नहीं होता है। बॉन्डिंग होती है आपकी केवल प्योर p ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से, ठीक है। देखिए ये तो हो गए बॉन्ड एंगल की बात। अब अगर हम इनके मेल्टिंग पॉइंट की बात करें, मेल्टिंग पॉइंट जो होता है हमेशा सॉलिड स्टेट में लिया जाता है, ठीक है। अगर हम मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो क्या होगा, सबसे ज़्यादा किसका होना चाहिए, अमोनिया का। क्यों, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिस वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है सबसे ज़्यादा होता है ग्रुप में। उसके बाद होता है आपका BiH3, ठीक है। उसके बाद SbH3, देन आपका ASH3 एंड देन PH3, ठीक है ना। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पे तो क्या रीजन है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, अमोनिया में। बाकी में क्या होता है, वंडरवॉल फोर्स होते हैं। क्या होते हैं, वंडरवॉल फोर्स। और वंडरवॉल फोर्स जो होते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होते हैं आपके मोलिकुलर मास के। जिसका जितना मोलिकुलर मास बढ़ता जाएगा उसका वंडरवॉल फोर्स उतना ही बढ़ता जाएगा, और इस वजह से आपके जो मेल्टिंग पॉइंट है वो भी क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर रहता है। वहीं अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, ये जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ये हमेशा सॉलिड स्टेट में लिया जाता है, ठीक है, क्योंकि सॉलिड ही मेल्ट होता है। वहीं अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो ये हमेशा लिक्विड स्टेट में लिया जाता है, ठीक है। इसमें ऑर्डर क्या होता है आपका, BiH3 का सबसे ज़्यादा, देन SbH3, देन NH3, देन ASH3 एंड देन PH3। ये बॉन्ड एंगल का, ये आपका बॉइलिंग पॉइंट का क्या होता है, ऑर्डर होता है। कंफ्यूजन क्यों, बॉइलिंग पॉइंट तो इंक्रीज होता है, ठीक है, BiH3 का सबसे ज़्यादा, लेकिन अमोनिया का यहाँ कम कैसे हो रहा है, जबकि अमोनिया में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो होती है, पर ये हम लिक्विड स्टेट में लेते हैं, ठीक है। लिक्विड स्टेट में लेने का क्या रीज़न है आपका, लिक्विड स्टेट में, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट हमेशा लिक्विड स्टेट में लिया जाता है, ठीक है। अब देखिए रीज़न क्या है आपका अमोनिया का कम होने का, कि अमोनिया में क्या होता है, जब आपका सॉलिड स्टेट में रहता है अमोनिया, ये आपका अमोनिया, ठीक है, जब सॉलिड स्टेट में रहता है ये आपका, तब तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता है आपका, ठीक है ना, किसी भी आपके ऑक्सीजन या नाइट्रोजन के साथ मिलके, ठीक है, या फ्लोरीन के साथ मिलके हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेता है, ठीक है। बट जब लिक्विड स्टेट में जाता है आपका अमोनिया, तो इसमें होती है फ्लिपिंग। क्या होती है, फ्लिपिंग, ये आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे होती है आपकी रिंग फ्लिपिंग, ठीक है ना। रिंग फ्लिपिंग से क्या होता है, ये जो लोन पेयर है ये हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करता है, ठीक है, और दूसरा हाइड्रोजन मतलब
लोन पेयर जस्ट अपोजिट आ जाता है प्लेन के अपोजिट, ये इसका प्लेन है, ठीक है, इसके जस्ट अपोजिट आ जाता है लाइक दिस। अगर हम देखें ये आपका एच, ठीक है, ये आपका प्लेन है, तो आपका लोन पेयर जस्ट अपोजिट आ जाता है, ठीक है, और फिर बाद में ये हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे बनाता है, ठीक है। तो ये फ्लिपिंग होती रहती है, फ्लिपिंग, ठीक है। फ्लिपिंग की वजह से क्या होता है, ये जो लोन पेयर है एक इंस्टेंट पे इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा किसी और एटम के साथ, वहीं दूसरे एक्सटेंट पे किसी और एटम के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड का जो एक्सटेंट होता है वो हो जाता है कम, इस वजह से ये केवल लिक्विड स्टेट में ऐसा होता है, ठीक है ना। सॉलिड में तो आपका फिक्स रहता है, लेकिन लिक्विड स्टेट में इसमें फ्लिपिंग होती है, जिसकी वजह से एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। कभी इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, कभी दूसरे एटम के साथ, इस वजह से इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बाकी एलिमेंट से क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है ना। तो आप लिख भी सकते हो रीजन यहाँ पे, ड्यू टू फ्लिपिंग the extent of hydrogen bond और हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिक्रीजेस, क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। इसलिए आपका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो आपके NH3 का कम हो जाता है, ठीक है ना। तो ये एक इम्पोर्टेंट होता है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा अगर हम थर्मल स्टेबिलिटी का कंपैरिजन करें तो थर्मल स्टेबिलिटी का भी हम कंपैरिजन कर सकते हैं। थर्मल स्टेबिलिटी, देखिए थर्मल स्टेबिलिटी में क्या होता है, थर्मल स्टेबिलिटी में मतलब हम उसको ब्रेक करना है, ठीक है ना। N और H के बीच के बॉन्ड को ब्रेक करना है अपने को, यहाँ P और H के, यहाँ पे AS और H के बॉन्ड को, यहाँ SB और H के बॉन्ड को, यहाँ BI और H के बॉन्ड को ब्रेक करना है, ठीक है ना। किसकी कौन जल्दी ब्रेक होगा, तो मैंने आपको बताया था जैसे नाइट्रोजन है और ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का साइज स्मॉल है, नाइट्रोजन का बड़ा है। फास्फोरस का साइज और बड़ा होगा, हाइड्रोजन तो उतना ही रहेगा, ये फास्फोरस। बॉन्ड लेंथ क्या हो रही है, इंक्रीज होगी। उसके बाद अगर हम बिस्मथ की देखें तो ये इतना बड़ा साइज, ठीक है, हाइड्रोजन का उतना ही रहेगा स्मॉल, ठीक है। तो बॉन्ड लेंथ जैसे जैसे आपका एटम्स का साइज बढ़ता जा रहा है, बॉन्ड लेंथ क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रही है मतलब उसकी जो स्ट्रेंथ है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, मतलब आपका ये जो बॉन्ड है वो इजीली ब्रेक हो जाएगा। इसलिए जो थर्मल स्टेबिलिटी होती है किसकी सबसे ज़्यादा होगी, BiS3, फिर SbS3 एंड सो ऑन, ठीक है। तो अगर हमें थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिखना हो तो हम कैसे लिख सकते हैं, BiS3, या फिर हम कह सकते हैं NH3 का सबसे कम होगा, ठीक है, उसके बाद PS3, देन ASH3, देन SbH3 एंड देन BiH3, ठीक है ना। तो ये आपका थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर रहेगा, ठीक है। और अगर हमें रिड्यूसिंग कैरेक्टर का ऑर्डर निकालना हो तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर का ऑर्डर क्या हो जाएगा, जस्ट इसका अपोजिट होगा, क्योंकि ये जितना इजीली ब्रेक होगा उतना ही आपका H देगा, हाइड्रोजन देगा, H2 गैस देगा, ठीक है ना। और वो सामने वाले को उतना ही जल्दी अच्छी तरीके से रिड्यूस करेगी, ठीक है ना। तो इसका जस्ट क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। जहाँ BH3 सबसे अच्छा देगा वहीं इसका जो रिड्यूसिंग कैरेक्टर है वो क्या हो जाएगा, सबसे कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट होता है, ये इनकी आपके हाइड्राइड्स की प्रॉपर्टीज़ होती है जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। इसे नोट कीजिए, फिर हम ऑक्साइड्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है ना। एक बार आप इसे नोट कीजिए, ओके। देखिए अब हम पढ़ते हैं आपके नाइट्रोजन और फास्फोरस के ऑक्साइड्स के बारे में, ठीक है। नाइट्रोजन और फास्फोरस के ऑक्साइड्स, ठीक है। देखिए ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड फास्फोरस, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड फास्फोरस, ठीक है। अगर हम देखें तो नाइट्रोजन जो होता है ऑक्सीजन के साथ पी पाई बॉन्डिंग शो करता है इफेक्टिवली, इस वजह से ऑक्सीजन के साथ ये आपके 5 टाइप के ऑक्साइड्स फॉर्म करता है, ठीक है ना। तो हम लिख सकते हैं इसमें कि ड्यू टू इफेक्टिव
p pi overlapping, p pi overlapping with oxygen nitrogen will form, nitrogen is form various oxides with oxygen, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं आपके पास N2O, ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड, क्या बोलते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। इसका नाम क्या होता है आपका, नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। इसे हम लाफिंग गैस भी बोलते हैं, लाफिंग गैस, ठीक है। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो N ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है। नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर रहता है और ऑक्सीजन के पास आपके 6 इलेक्ट्रॉन है, तो नाइट्रोजन अपना एक लोन पेयर ऑक्सीजन को दे देता है, ऑक्सीजन का भी क्या हो जाता है, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, या फिर इसे N ट्रिपल बॉन्ड N और O नाइट्रोजन पे प्लस और ऑक्सीजन पे माइनस, इस टाइप से भी शो किया जाता है, ठीक है। सेकंड जो आता है आपका, वो आता है आपका NO, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड। ये एक इम्पोर्टेंट ऑक्साइड होता है जो आपको याद रखना है, क्यों, क्योंकि इसमें, ठीक है, इस टाइप का तो बॉन्ड होता ही है, लेकिन होता क्या है, ये जो थर्ड बॉन्ड होता है, नाइट्रोजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 2 तो पार्टिसिपेट कर लिए, 2 ये बचे एक लोन पेयर की फॉर्म में, 2 यहाँ पे बचे, ठीक है। नाइट्रोजन के 2 कंप्लीट हो गए, बचे 3 में से नाइट्रोजन क्या है, केवल एक बॉन्ड, एक इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करवाता है और एक इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बनाता है, और ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। मतलब ये जो तीनों इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्सीजन के 2 और नाइट्रोजन का 1, ये 3 इलेक्ट्रॉन मिलके आपस में बॉन्ड फॉर्म करते हैं, ठीक है ना, इसलिए ये इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। इसलिए इसे हम 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड भी बोलते हैं। नॉर्मल बॉन्ड होता है बट ओड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बोला जाता है इसे, या तो 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड या फिर ओड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, ओड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। इस वजह से ये आपका इम्पोर्टेंट कैटेगरी में आ जाता है, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है, स्टार मार्क लगा देगा इस पे। और जब आपके ओड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है, ओड इलेक्ट्रॉन है, इस वजह से इसका जो नेचर होता है वो होता है आपका पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, ठीक है ना। तो इसलिए ये आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। थर्ड अगर हम देखें क्या होगा आपका NO2, ठीक है, करेक्ट है ना, या N2O3, N2O3 ले लेते हैं, ठीक है ना, डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा आपका N2O3, ठीक है ना। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो ये नाइट्रोजन, ठीक है, एक तो आपके ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड हो गया, ठीक है, दूसरा नाइट्रोजन, ठीक है, यहाँ पे एक नाइट्रोजन का डबल बॉन्ड हो गया और एक आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो गया, ठीक है। यहाँ पे इसके पास एक लोन पेयर बचेगा, ठीक है। तो इस टाइप का ये स्ट्रक्चर हो जाएगा डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड, ठीक है। फोर्थ देखते हैं NO2, NO2, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये भी इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है ना, इसमें भी ओड इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। N डबल बॉन्ड O बनता है और एक आपका बनता है इस टाइप का, एक तो डबल बॉन्ड O हो गया, एक हो गया आपके पास कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है ना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन बच जाता है, ठीक है ना। तो ये भी ओड इलेक्ट्रॉन की कैटेगरी में आता है, ठीक है, लेकिन ये इस फॉर्म में नहीं रहता है, ओड इलेक्ट्रॉन की वजह से ये डाइमर भी बना लेता है, ठीक है ना, क्या बना लेता है, डाइमर। और डाइमर में आपका ये किस फॉर्म में रहेगा, 2 आपके NO2 मॉलिक्यूल्स आपस में मिल जाते हैं, ठीक है,
ये एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इसका, ठीक है, दोनों आपस में मिलके एक एक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे, ठीक है ना। तो डायमर के फॉर्म में रहता है ये, ठीक है, इसलिए ये एक इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें फिफ्थ वन, ठीक है ना, N2O5 डाइनाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड, कुछ नहीं करना है, N2O4 था ये, ठीक है, इसमें बीच में यहाँ पे ऑक्सीजन लगा देना है। इसका जो स्ट्रक्चर होगा कैसा हो जाएगा, NO N डबल बॉन्ड O और O, ठीक है ना, ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ अगर नाइट्रोजन की ऑक्सीजन हम ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो +1 होती है, ठीक है, यहाँ पे +2, यहाँ पे +3, +4 एंड +5, ठीक है ना। तो ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स होते हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं, ठीक है ना, इनको नोट कीजिए आप। फिर हम फॉस्फोरस के ऑक्साइड्स के बारे में देख लेते हैं। उसके दो ऑक्साइड्स होते हैं आपके P4O6 और P4O10, ठीक है ना, उनका स्ट्रक्चर भी हम देख लेते हैं। आप एक बार आप इन्हें नोट कर लीजिए, ठीक है। ओके, देखिए अब हम पढ़ते हैं आपके फॉस्फोरस के ऑक्साइड्स के बारे में। फास्फोरस के दो ही ऑक्साइड हैं आपके, P4O6 और P4O10। अगर हम बात करें फॉस्फोरस के ऑक्साइड में, एक तो आएगा आपका P4O6, ठीक है, इसे हम P2O3 होल ट्वाइस भी लिखते हैं, और ये है आपका P4O10, ठीक है, और इसे हम P2O5 होल ट्वाइस, यहाँ पे भी होल ट्वाइस लिख सकते हैं, ठीक है। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें, 4 फास्फोरस है, P P P एंड P, ठीक है। उसके बाद सबके बीच में ऑक्सीजन को ऐड कर दो, यहाँ ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन, सब P को आपस में जोड़ दो, ठीक है, किसके थ्रू, ऑक्सीजन के थ्रू। ये बच गए, इनको भी जोड़ दो, ठीक है, ये बच गए, इनको भी जोड़ दो, ठीक है। तो ये होता है आपका नॉर्मल स्ट्रक्चर P4O6 का, ठीक है। हर एक फास्फोरस पे एक एक लोन पेयर है, ध्यान रखना है आपको। अगर मैं आपको पूछूं इसमें, इस स्ट्रक्चर में टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर्स, क्या आप मुझे बता सकते हो टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर्स? 4, रॉन्ग। ऑक्सीजन पे भी 2 लोन पेयर रहते हैं, हर एक ऑक्सीजन पे रहेंगे। 1 2 3 4 5 6 ऑक्सीजन है, 6 2 जा 12 तो ऑक्सीजन के हो गए, और 4 फास्फोरस के, टोटल कितने हो गए आपके पास? 16 लोन पेयर हो गए, ठीक है। अगर मैं आपको पूछूं पीओपी बॉन्ड, पीओपी बॉन्ड कितने हैं टोटल? 6, 4 तो ये, 5 एंड 6, क्लियर है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस छोटे मोटे इनके ऊपर पूछे जा सकते हैं, ठीक है। P4O10 की बात करते हैं, सिंपल स्ट्रक्चर है, यही वाला स्ट्रक्चर रहेगा। ऑक्सीजन आपके 4 बढ़ गए, क्या करोगे, ये लोन पेयर की जगह आप डबल बॉन्ड ऑक्सीजन को जोड़ कर दोगे। सिंपल स्ट्रक्चर सेम टू सेम रहेगा, P P P एंड P, सबके बीच में ऑक्सीजन को ऐड कर दो, ठीक है, ये ऑक्सीजन ऐड हो गया, ये आपका ऑक्सीजन ऐड यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे लोन पेयर की जगह आपका डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये हो गया आपका P4O10। अब नंबर ऑफ लोन पेयर्स, अब बताइए, काउंट कीजिए। वीडियो को पॉज कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैं तो तुरंत बोल दूंगा, ठीक है, पर आपको वीडियो पॉज करना है, ठीक है। सोचिए फिर उसको वापस प्ले कीजिए, ठीक है। सोच लिया, देखिए ये फास्फोरस तो अब तो कोई लोन पेयर बचा नहीं, केवल और केवल ऑक्सीजन पे 2 1 2 3 4 5 6 ऑक्सीजन पे 12 और यहाँ पे रहेंगे आपके 2 लोन पेयर, 12 और 2 2 2 2 12 और 8 कितने हो गए आपके? 12 और 8 20 लोन पेयर्स, ठीक है। पीओपी बॉन्ड कितने रहेंगे आपके? वो आपके 6 ही रहेंगे, पीओपी,
ठीक है ना। तो इस टाइप के छोटे मोटे क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं कभी कभी, स्ट्रक्चर देके कि पीओपी बॉन्ड कितने हैं, नंबर ऑफ लोन पेयर्स कितने हैं, ठीक है। तो ये आपको स्ट्रक्चर याद होनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए आज हमने पी ब्लॉक स्टार्ट किया है आपका, जो नाइट्रोजन फैमिली है वो, और हमने सबसे पहले नाइट्रोजन के आपके जो भी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ थी वो देखी, ठीक है। उसके बाद हमने उसके हाइड्राइड्स का नेचर देखा, जो इम्पोर्टेंट होता है बॉन्ड एंगल का, मेल्टिंग पॉइंट का, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर देखा हमने, ठीक है ना। और उसके बाद हमने हाइड्राइड ये ऑक्साइड्स के बारे में पढ़ा, ऑक्सीजन और इसके नाइट्रोजन और फॉस्फोरस के, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम नाइट्रोजन के जो कंपाउंड्स होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, और अपने लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।